लेकिन मुझे जो आदत डाल दी गई वो मैं नहीं छोड़ सका, यानी ये सर के मुल्क की बेहतरी और बका के लिए जो छोटा मोटा काम मैं सर अंजाम दे सकूं उससे गुरेज ना करूं। लेकिन फौजी मकासद के लिए तुमने जिस कदर बेशबहा कारनामे सर अंजाम दिए हैं जहांगीर जमाल शाह, उन्हें कौन नजरअंदाज कर सकता है। बेहद शुक्रिया सर। बस अब चूंकि मेरे पास वो वसाइल नहीं हैं कि मैं बराह रास्त काम कर सकूं, इसलिए एक इंतहाई अहम मसले में मुझे आपकी मदद दरकार है, दिलो जान से। हालांकि तुमने ये बात वाज़ेह कर दी है कि कोई मुल्की मफाद ही का मामला है, लेकिन मैं तुम्हें पेशकश करता हूँ जहांगीर जमाल शाह कि किसी जाती मसले में भी तुम हर लम्हे मेरी मदद हासिल कर सकते हो। जो कुछ कर सकूंगा जरूर करूंगा। अब जरा जल्दी से बताओ मामला क्या है। मगर ठहरो, सॉरी, वेरी सॉरी, मुलाजिम आ जाए, कॉफी पीते हुए गुफ्तगू करेंगे। कॉफी भी आ गई और कर्नल एजाज ने मोहब्बत से मुझे कॉफी पीने की पेशकश की। मैंने शुक्रिया के साथ अपना कप कबूल कर लिया। कर्नल एजाज मुतमईन होकर बैठ गए, फिर बोले, हाँ अब बेधड़क वो सारी तफसीलात मुझे बताओ जिसके लिए तुम्हें मुझ तक पहुंचना पड़ा। सर, आपको मालूम है कि मेरे वालिद महकमा पुलिस में एक अहम ओहदे पर फाइज हैं। DIG तैमूर जमाल शाह को मैं जाती तौर पर भी जानता हूँ। गो उनसे मेरी बहुत ज्यादा मुलाकातें नहीं हुई, दूसरों की मार्फत ही शनासाई रही, लेकिन बहरहाल मैं उनसे वाकिफ हूँ। बाज मामलात ऐसे होते हैं सर जिनके लिए महकमा पुलिस बराह रास्त इकदामात नहीं करता, बल्कि जाती तौर पर कोशिशें करके ऐसी कार्रवाइयाँ करता है जिससे किसी खास शख्सियत के बारे में मालूमात हासिल हो जाएं। और मामला अगर काबिल दस्तअंदाजी पुलिस हो तो फिर इस बात को आगे बढ़ा दिया जाता है। ऐसे कुछ लोग होते हैं महकमा पुलिस के पास जो जाती तौर पर काविशें करके ऐसे मामलात में मदद करते हैं। हाँ, मुझे इल्म है, मगर ये मामला उस सतह का था जो आम लोगों की नहीं होती, बल्कि इसके लिए थोड़ा सा तजर्बा भी जरूरी होता है, और ये तजर्बा मुझे दिया गया है। चुनाचे वालिद साहिब ने मेरी तवज्जो एक शख्स की जानी मबजूल कराई। ये एक 5 स्टार होटल में रक्स करने वाली रकासा क्रिस्टीना लैम्बर्ट थी, जो 9 अफराद के ताइफे के साथ कमर्शियल शो करने यहाँ पहुंची है। एक होटल से उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और वो उस होटल के स्टेज पर रक्स करती है। आर्केस्ट्रा उन्हीं 9 अफराद पर मुश्तमिल है जो गैर मुल्की हैं और इसके साथ बाहर से आए हैं। लेकिन DIG साहिब ने उसे देखकर अपने जहन को टटोला तो उन्हें एक ऐसी शख्सियत याद आई जिसे वो गैर मुल्की जासूसा की हैसियत से जानते थे, और इसका नाम क्रिस्टीना लैम्बर्ट ही था और शक्लो सूरत भी वही थी जो उस रकासा की है। लेकिन चूंकि वो गैर मुल्की पासपोर्ट पर आई है और उसे यहाँ दाखिले की कानूनी हैसियत हासिल है, इसलिए बराह रास्त उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जा सकता था, या शुबे की बुनियाद पर भी उसके खिलाफ कोई अमल नहीं किया जा सकता था। सर, वालिद साहब ने मुझे पेशकश की कि मैं उसके बारे में मालूमात हासिल करूं, और मैंने जो मालूमात हासिल की हैं वो इंतहाई सनसनीखेज हैं। क्या? कर्नल एजाज ने पुरतशवीश लहजे में कहा। क्रिस्टीना लैम्बर्ट यहूदी है और अपने मुल्क के लिए ही काम कर रही है। उसने यहाँ हमारे एटमी राज हासिल किए हैं। सर, ये कहते हुए इंतहाई गमज़दा हूँ मैं कि उन राजों के हुसूल के सिलसिले में हमारे ही साथी मुलविस हैं। जाहिर है बिकने वाले बिक जाते हैं, ये सोचे समझे बगैर के मुल्को कौम को वो क्या नुकसान पहुँचा रहे हैं। चुनाचे क्रिस्टीना लैम्बर्ट हमारे एटमी राज हासिल करने में कामयाब हो गई है और इसके साथ साथ ही कुछ और राज उसने हासिल किए हैं। लेकिन यहीं पर इक्तफा नहीं किया उसने, बल्कि कुछ और गद्दाराने कौम को उसने मुख्तलिफ जिम्मेदारियां सौंपी हैं और वो इसके लिए काम करने पर आमादा हैं। सर, ये तमाम मालूमात हासिल करने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि ये काम महकमा पुलिस की सतह का नहीं है, बल्कि ये बाकायदा एक फौजी मामला है जिसमें फौजी मुदाखलत ज्यादा मुनासिब रहेगी। सर, मेरे पास वो तमाम तफसीलात मौजूद हैं जो क्रिस्टीना लैम्बर्ट को मुजरिम साबित करती हैं। यहाँ 2 गैर मुल्की सिफारत खानों के सफीर बराह रास्त इस मामले में मुलविस हैं। मैंने इंतहाई जांफिशानी से काम करते हुए उनके बारे में तमाम सबूत और तफसीलात हासिल की हैं। मैं इंतजार करता सर इस बात का कि क्रिस्टीना लैम्बर्ट वो दूसरे मामलात भी तय कर लेती जो उसके प्रोग्राम में शामिल हैं, लेकिन मुझसे सब्र न हो सका। मैंने ये गौर किया कि कहीं ऐसा न हो कि क्रिस्टीना बाकी कामों में कामयाब न हो पाए और इन्हीं राजों पर इन्हिसार करके यहाँ से निकल जाए। ये खतरा मैं मोल नहीं ले सकता था, चुनाचे मैंने आप तक पहुँचना जरूरी समझा। ताहम ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि क्रिस्टीना लैम्बर्ट, जैसा कि मैंने कहा, इसराइली जासूसा है और हमारे मुल्क के खिलाफ काम कर रही है। बस इतना ही काफी समझा है मैंने, और आप भी अगर मुनासिब तसव्वुर फरमाएं तो इतना ही काफी समझें। हमारा इस पर हाथ डाल देना अशद जरूरी है, वरना हम किसी नुकसान से दो चार हो जाएंगे। कर्नल एजाज बहुत ज्यादा पुरजोश नजर आने लगे, फिर बोले, ये तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता मैं कि तुम्हें कहीं किसी भी जगह गलत फहमी हुई होगी, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि तुम ये मुनासिब समझते हो कि अपने पास मौजूद वो सबूत मुझे फराहम कर दो जिससे क्रिस्टीना लैम्बर्ट अपनी शख्सियत में वाज़े होती है। कम से कम इतना ही बता दो कि जो राज उसने हासिल किए हैं वो उसके पास कहाँ महफूज और मौजूद हैं।
सर, इसका कयाम एक होटल में है और पूरा ताइफा उसके साथ इसी होटल में रहता है। नीज ये कि वो मुसलसल अपना काम जारी रखे हुए है। हमें अगर ये चीजें उसके पास से हासिल भी नहीं होती तब भी मैं आपको ऐसे सबूत फराहम कर सकता हूँ जिसकी बुनियाद पर आप उस पर हाथ डाल सकते हैं, और मेरे ख्याल में यही मुनासिब होगा। मैं वो सबूत आपके सामने पेश करने में कोई उलझन नहीं महसूस करता। वेरी गुड, वेरी गुड। तो फिर मुझे बताओ कि कॉफी पीने के बाद हम इस सिलसिले में क्या फौरी इक़दाम उठा सकते हैं। अगर आप मुझे टेलीफोन करने की इजाजत दें तो मैं एक शख्स को यहाँ तलब करूंगा और वो हमें तमाम तफसीलात फराहम करेगा। हाँ, बिल्कुल, इससे ज्यादा अहम बात और क्या हो सकती है कि तुम इस पर फौरी तौर पर अमल कर डालो। ठीक है सर, मैं हाजिर हूँ, मैंने जवाब दिया। कॉफी के बड़े बड़े घूंट लेने के बाद मैंने वहीं से आफ्ताब कमाल को टेलीफोन किया। हालांकि ये बात प्रोग्राम में शामिल नहीं थी, लेकिन चूंकि कर्नल एजाज भी इस मामले में पूरी दिलचस्पी ले रहे थे और बराह रास्त मुलविस हो गए थे, इसलिए मैंने इस मौका से पूरा फायदा उठाया। आफ्ताब कमाल से राब्ता कायम करने में थोड़ी सी दिक्कत बेशक हुई थी, लेकिन राब्ता नामुमकिन न रहा और मैंने आफ्ताब कमाल को इस सिलसिले में हिदायत जारी कर दी। कर्नल एजाज ने मुझे इजाजत दे दी थी कि अगर मैं किसी शख्स को तलब कर रहा हूँ तो वो माँ अपने साजो सामान के यहाँ पहुँच सकता है, और अब हमें आफ्ताब कमाल की आमद का इंतजार था। आफ्ताब कमाल ने तमाम तफसीलात और अशिया के साथ यहाँ पहुँचने में देर नहीं लगाई। कर्नल एजाज अपनी कोठी के दरवाजे पर मुतय्यन गार्ड्स को आफ्ताब कमाल के बारे में हिदायत दे चुके थे। चुनाचे गार्ड्स ही आफ्ताब कमाल को यहाँ तक पहुँचाने आए थे और आफ्ताब कमाल सलाम करके अंदर दाखिल हो गया। उसने एक बड़ा सा कैनूस बैग उठाया हुआ था जिसमें मॉनिटर और वीसीआर वगैरह मौजूद था। साथ ही साथ वो तस्वीर के पैकेट भी लाया था। चुनाचे मुख्तसर तारुफ के बाद कर्नल एजाज को लोको हाउस में तैयार होने वाली फिल्म और उसके डायलॉग सुनाए गए। कर्नल एजाज बड़े गौर से एक एक शक्ल देख रहे थे और उनके चेहरे पर शदीद सनसनी के आसार थे। फिल्म खत्म हुई तो वो रान पर हाथ मार कर उठ खड़े हुए और पुरजोश लहजे में बोले, नौजवान दोस्तों, भला इसके बाद इस बात के क्या इम्कानात रह जाते हैं कि मैं फौरी अमल ना करूं और तुम लोगों का यकीन ना करूं। बेफिक्र हो, अभी सारे इंतजामात किए लेता हूं। तुम्हारा क्या ख्याल है, इस वक्त वो रकासा क्या क्लब में मौजूद होगी? आप फौरी तौर पर अमल करना चाहते हैं। इस फिल्म को देखने के बाद तो यूं समझ लो कि मुझे एक लम्हा भी खौफनाक महसूस हो रहा है। भला अब भी उसे छोड़ा जा सकता है? सर, जैसा आप पसंद फरमाएं। आप इंतजामात कर लीजिए, मैं हर ताउन के लिए हाजिर हूँ। तो तुम लोग यहाँ रुको, बल्कि अपने दोस्त को भी कॉफी पिलाओ। मैं मुलाजिम के हाथ बर्तन वगैरह भिजवा देता हूँ। प्लीज थोड़ी देर की इजाजत दो मुझे, हो सकता है 15 से 20 मिनट लग जाएं। जी सर, मैंने जवाब दिया और कर्नल एजाज सनसनीखेज चेहरा लिए हुए बाहर निकल गए। आफ्ताब कमाल पूरी इत्मीनान अंदाज में मेरी सूरत देख रहा था। उसने कहा, इसका मतलब है काम बन गया चीफ, लेकिन बाकी मामलात सब ठीक है आफ्ताब कमाल, तुम्हें तफसीलात बाद में बता दूंगा। कर्नल एजाज तकरीबन 25 मिनट के बाद वापस आए। पूरी वर्दी में मलबूस थे और बहुत शानदार नजर आ रहे थे। हमें देखकर मुस्कुराए और बोले, क्या ख्याल है, चलें? जी सर, आ जाओ, तुम मेरे साथ आ जाओ। थोड़ी देर के बाद हम एक प्राइवेट गाड़ी में बैठे छावनी की जानिब जा रहे थे। कर्नल एजाज को जो इंतजामात करने थे वो छावनी जाकर ही करने थे। मैं और आफ्ताब कमाल बड़ी सनसनी महसूस कर रहे थे। बिल आखिर हम कर्नल की गाड़ी में फौजी छावनी पहुंच गए। कानून के मुहाफिजों ने, वतन की सरहदों के मुहाफिजों ने मुकम्मल तौर पर इत्मीनान करने के बाद कर्नल एजाज की जमानत पर हमें अंदर जाने की इजाजत दे दी। हालांकि कर्नल एजाज फौजी छावनी से तमाम गुफ्तगू कर चुके थे और वहां उनकी ख्वाहिशों के मुताबिक इंतजामात भी मौजूद थे। मिलिट्री इंटेलिजेंस के चौकस सिपाही कर्नल एजाज की आमद का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद एक फौजी गाड़ी में और एक जीप में सफर शुरू हो गया। रहनुमाई हमें करनी थी। चुनाचे मैं कर्नल एजाज को लिए हुए पहले उस होटल में पहुंचा जहां क्रिस्टीना लैम्बर्ट रक्स कर रही थी, और जब मुझे इस बात का इल्म हुआ कि आज का दिन उसके रक्स का दिन नहीं है तो हम उस होटल के गिर्द पहुंच गए। आफ्ताब कमाल ने वहां अपने आदमियों को फैलाया हुआ था। चुनाचे उसने उनसे राब्ता कायम किया तो पता चला कि क्रिस्टीना होटल में अपने कमरे में मौजूद है और उसके वो तमाम साथी भी जो साजदंदों की हैसियत से उसके साथ हैं। हालांकि इस बात का शुबा नहीं किया जा सकता था कि क्रिस्टीना लैम्बर्ट को किसी बात का अंदेशा होगा, लेकिन इसके बावजूद एक फौजी अफसर ने तमाम तरह फौजी एहतियात मद्देनिगाह रखी। हम लोग बड़ी खामोशी से कमरे में दाखिल हुए, कोशिश की कि ज्यादा हंगामा आराई न होने पाए, और फिर इसके बाद पूरी एहतियात के साथ उस पूरे फ्लोर को घेरे में ले लिया गया जिसमें क्रिस्टीना लैम्बर्ट मुकीम थी। कर्नल एजाज, मैं, आफ्ताब कमाल और दूसरे बहुत से फौजी अफराद उन कमरों के दरवाजों पर पहुंच गए, लेकिन क्रिस्टीना लैम्बर्ट इस कदर गाफिल औरत नहीं थी। हो सकता है कि उसे इस बात का इल्म हो गया हो कि फौज ने होटल को घेरे में ले लिया है और वो यहाँ से निकलने की कोशिश में कामयाब न हो पाई हो। अचानक ही बंद कमरों से फायरिंग शुरू हो गई। कर्नल एजाज के फौजी मुस्तैदी के साथ अपने आदमियों को सामने से हटाकर दीवारों की आड़ में हो गए
میں البتہ بے حد حیران تھا۔ کرسٹینا لیمبرٹ کو یہاں تمام تر تحفظ حاصل تھا۔ وہ لوگ خاموشی سے اپنے آپ کو فوج کے حوالے کر دیتے تو مسائل بھی پیدا ہو سکتے تھے۔ اسے مجرم ثابت کرنے کے لیے بہت سے ثبوتوں کی ضرورت پیش آ سکتی تھی، لیکن اس نے مقابلے کا آغاز نہ جانے کیا سوچ کر کیا تھا۔ ہمیں تعجب تھا کہ ان لوگوں نے ایسے بھاری ہتھیار جمع کر رکھے ہیں۔ ظاہر ہے یہ مقامی تعاون کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ ہوٹل کے دوسرے کمروں سے چیخوں کی آوازیں بلند ہونے لگی تھیں۔ خوفزدہ لوگوں نے دروازے تک نہ کھولے، لیکن نچلی منزل پر بگدڑ مچ گئی اور پھر پورے ہوٹل کے مسافر نکل بھاگے۔ فوج نے ایک بھی فائر نہیں کیا تھا، بلکہ میگا فون پر ہوٹل میں قیام کرنے والوں کو پرسکون رہنے کی ہدایت کی جا رہی تھی۔ کمروں کے بند دروازے چھلنی ہو چکے تھے۔ کرنل اعجاز جوانوں کو ہدایت دے رہے تھے اور جوانوں نے ان کمروں کی پشت پر بھی مورچے سنبھال لیے تھے۔ پھر فوجی جوانوں نے فائر کھول دیے۔ یہ فائر ان جوانوں نے کیے تھے جو کمروں کی پشت پر تعینات تھے۔ کرسٹینا لیمبرٹ کے 2 ساتھی کمروں کی پشت سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ سینٹری پائپ سے نیچے اتر رہے تھے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ ان کے پاس ہتھیاروں کے بجائے ساز تھے۔ ایک کے پاس وائلن تھا اور دوسرے کے پاس گٹار۔ فوجی جوانوں نے انہیں صرف نشانے پر لے لیا تھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے فوجی جوانوں کو دیکھا، اچانک اپنے ساز سیدھے کیے۔ نغمے اگلنے والے وائلن اور گٹار گولیاں اگلنے لگے۔ یہ حیرت انگیز ہتھیار تھے۔ کئی فوجی زخمی ہوئے اور مجبوراً فوجیوں کو ان پر فائر کرنے پڑے۔ اس طرح وہ دونوں ہلاک ہو گئے۔ باقی مقابلہ کرتے رہے۔ ان سے بار بار ہتھیار ڈالنے کی درخواست کی جا رہی تھی، لیکن بہت دیر کے بعد انہیں خواب اور گیس کے ذریعے بے ہوش کر کے گرفتار کیا جا سکا۔ 7 غیر ملکی سزندے نشے میں دودھ کرسٹینا لیمبرٹ کے ساتھ گرفتار کر لیے گئے۔ کرسٹینا اتنی آؤٹ ہو رہی تھی کہ اس نے کرنل اعجاز کو دیکھ کر بےہودہ حرکتیں شروع کر دی۔ بہرحال اسے قابو میں کر لیا گیا۔ کرنل اعجاز نے اسے فوجی جوانوں کے حوالے کرنے کے بعد ان کے کمروں کی تلاشی لی۔ میں اور آفتاب کمال اس کام میں پیش تھے اور پھر ہمیں مطلوبہ اشیاء حاصل ہو گئیں۔ کرنل اعجاز کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ آفتاب کمال نے جب ایٹمی منصوبوں کی فائل اور دفتر خارجہ کے کچھ اہم رازوں کی فائل پیش کی تو ان کا چہرہ دمک اٹھا۔ خدا کا احسان ہے، خدا کا احسان ہے۔ جانتے ہو میری کیا حالت ہو رہی تھی اس وقت؟ جی سر۔ اچانک ہی مجھے خوفناک غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ کیوں؟ کرسٹینا لیمبرٹ ان چیزوں کو ضائع بھی کر سکتی تھی۔ ہاں، بحالت مجبوری وہ ایسا کر سکتی تھی، لیکن سر اس وقت غیبی مدد حاصل ہوئی ہمیں۔ بلا کیسے؟ وہ چھٹی منا رہی تھی چونکہ وہ نشے میں تھی، اس لیے ہو سکتا ہے اس کے آدمیوں نے فوج کو دیکھ کر اس سے ہدایت دی ہو تو اس نے ترنگ میں کہا ہو فائر کھول دو۔ 100% میرا بھی یہی خیال ہے، اور اس لیے اس نے ان دستاویزات کو ضائع بھی نہیں کیا۔ بے شک، میں نے کہا کمبختوں کے ہتھیار دیکھو، سازوں کی شکل کے ہیں، حیرت ناک چیز ہیں۔ ہوٹل کا عملہ بھی باہر نکل بھاگا تھا۔ بمشکل تمام وہ لوگ دستیاب ہوئے۔ مینیجر کو سرسری سی تفصیل بتائی گئی، معذرت کی گئی اور اس کے بعد فوجی ٹرک مجرموں کو لے کر وہاں سے چل پڑا۔ ہم لوگ جیپ میں ساتھ تھے۔ کرنل اعجاز نے ہمیں مکمل طور پر شریک رکھا تھا۔ میرا ذہن ایک اور الجھن کا شکار تھا۔ مجھے واپس جانا تھا کیونکہ بیچارے جمیل دورانی کا معاملہ تھا۔ اس پہلو پر میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے کہا، سر کیا ہمارا فوجی چھاؤنی جانا ضروری ہے؟ کچھ اور چاہتے ہو؟ جی سر۔ بولو۔ سر فوری طور پر اگر ضرورت نہ ہو تو نہیں ہوگی، کل کسی وقت مل سکتے ہیں آپ کے کام کے مطابق۔ تمہیں کیا کال کیا جا سکتا ہے؟ ایک لمبا چکر ہے سر، اس کے بارے میں آپ کو نہیں بتا سکا تھا۔ کیا؟ میں ان دنوں جیل میں ہوں۔ کہاں؟ جیل میں۔ کیوں؟ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے طویل جدوجہد کرنی پڑی ہے۔ کرسٹینا لیمبرٹ کو ٹریس کرنے کے لیے ایک مجرم کی حیثیت سے جیل جانا ضروری تھا، چنانچہ مجھ پر الزام لگا کر پہلے مجھے جیل بھجوا دیا گیا۔ اس کے بعد میں معلومات حاصل کر سکا تو پھر کرنل اعجاز کچھ نہ سمجھ پائے۔ سر میں اب بھی قیدی ہوں، الزام اپنی جگہ ہے، مگر تم اس وقت سر واپس جیل جانا ہے۔ جیلر صاحب نے صرف شناسائی کی وجہ سے یہ عارضی آزادی دی ہے۔ او مائی گاڈ، قید ہوئی ہے؟ کرنل اعجاز چکرا کر بولے۔ نہیں سر، ریمانڈ پر ہوں۔ کرنل اعجاز کچھ سوچتے رہے، پھر بولے، ٹھیک ہے، فوجی ضروریات کے لیے تمہیں کل جیل سے طلب کر لیا جائے گا۔ کل کسی بھی وقت میجر سلطان تمہیں لینے پہنچ جائیں گے۔ اوکے سر، باقی ساری تفصیل میرے علم میں ہے۔ کہاں اترنا ہے تمہیں؟ بس اسی جگہ سر۔ ٹھیک ہے، کرنل اعجاز نے کہا اور گاڑی رکوا دی۔ میں آفتاب کمال کے ساتھ اتر گیا۔ پھر ایک ٹیکسی لے کر ہم چل پڑے۔ راستے میں نے کہا، اس وقت واقعی بڑی حماقت ہو گئی تھی۔ ہاں چیف، میں بھی سوچتا رہ گیا تھا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ معاملہ اب چوپٹ ہو گیا، مگر ایک بات آپ نے محسوس کی ہوگی چیف۔ وہ کیا؟ میں نے آفتاب کمال کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، ہماری غیبی امداد ہوتی ہے۔ وہ کمبخت اگر نشے میں نہ ہوتی تو کم از کم وہ فائل ہمیں سلامت نہ ملتی۔ یقیناً کل کے لیے کیا پروگرام ہے؟ بس کھیل ختم سمجھو، مگر ہمارا ذاتی کھیل ابھی جاری ہے۔ کرنل اعجاز مجھے جیل سے نکال لے جائیں گے، پھر شاید دوبارہ آنے کی ضرورت پیش نہ آئے گی۔ مجھ سے رابطہ جہاں سے بھی ممکن ہو سکا کر لوں گا۔ آفس میں ملوں گا۔ ٹھیک ہے۔
آفتاب کمال نے کہا۔ وہ مجھے جیل کے عقب میں اتار کر ٹیکسی ہی میں چلا گیا، باقی کام اسے کرنے تھے۔ میں پھر اپنے قید خانے میں آ گیا۔ جمیل درانی دوست تھا اور اعتبار کرتا تھا۔ دوسرے دن 1 بجے مجھے جیلر کے دفتر میں طلب کر لیا گیا۔ میجر سلطان موجود تھے۔ جمیل درانی نے کہا، جہانگیر جمال شاہ ملٹری کی ضروریات کے تحت تمہیں فوجی تحویل میں دیا جا رہا ہے۔ سرکاری کام مکمل ہوتے ہی تمہیں دوبارہ طلب کر لیا جائے گا۔ میجر سلطان نے میری وصول یابی کے دستخط کیے اور پھر میرا لباس پہننے کے لیے دیا گیا، جسے پہن کر میں تیار ہو گیا۔ میجر مجھے لے کر چل پڑے۔ راستے میں ان سے کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ میں ملٹری چھاؤنی پہنچ گیا۔ یہاں مجھے کرنل اعجاز کے پاس پہنچا دیا گیا۔ رسمی گفتگو کے بعد انہوں نے کہا، تم سے رخصت ہونے کے بعد میں رات بھر مصروف رہا ہوں۔ تمام ضروری امور طے ہو گئے۔ چند گرفتاریاں لے لی گئی ہیں۔